कभी सोचा है कि हम अपने आसपास की दुनिया को देखते कैसे हैं? ये सवाल सुनने में तो बड़ा सीधा सा लगता है ना? लेकिन इसका जवाब हमें प्रकाश और दर्पणों की एक बड़ी ही फैसिनेटिंग दुनिया में ले जाता है। तो चलिए आज इसी राज से पर्दा उठाते हैं और दृष्टि के इस रहस्य को समझने की यात्रा पर निकलते हैं। तो देखिए, आज हमारी यात्रा कुछ इस तरह आगे बढ़ेगी। सबसे पहले हम देखेंगे कि देखने के पीछे का असल रहस्य क्या है। फिर हम प्रकाश के कुछ बहुत जरूरी नियम यानी परावर्तन के नियमों को समझेंगे। इसके बाद हम देखेंगे कि ये नियम एक आम शीशे में कैसे काम करते हैं। और फिर हम घुमावदार दर्पणों की मजेदार दुनिया में कदम रखेंगे, जहां हकीकत थोड़ी मुड़ी हुई सी नजर आती है। और अंत में हम इन दर्पणों की बनावट को समझेंगे। तो हमारी यात्रा का पहला पड़ाव है दृष्टि का रहस्य। ये सब कुछ एक बहुत ही बुनियादी सवाल से शुरू होता है। एक ऐसा सवाल जिस पर हम शायद ही कभी ध्यान देते हैं, लेकिन हमारी दुनिया का हर एक नज़ारा उसी पर टिका है। सवाल ये उठता है कि आखिर हम चीज़ों को देख कैसे पाते हैं? क्या चीज़ है जो हमें देखने में मदद करती है, और जैसे ही बत्ती गुल होती है सब कुछ अंधेरे में क्यों खो जाता है? इसी एक सवाल का जवाब फिजिक्स के सबसे दिलचस्प चैप्टर्स में से एक का दरवाज़ा खोलता है। और जवाब, यकीन मानिए, बहुत ही सरल है। प्रकाश। जी हाँ, लाइट। कोई भी चीज़ हमें सिर्फ और सिर्फ तभी दिखाई देती है जब प्रकाश उससे टकराकर यानी रिफ्लेक्ट होकर हमारी आंखों तक पहुंचता है। अगर लाइट नहीं तो कुछ भी दिखाई नहीं देगा। बिल्कुल सीधी सी बात है। यही सबसे पहला और सबसे ज़रूरी नियम है। अब देखिए, हर चीज़ प्रकाश के साथ एक जैसा बर्ताव नहीं करती। कुछ चीज़ें होती हैं अपारदर्शी, जैसे कि कोई दीवार या किताब। ये प्रकाश को रोककर उसे वापस भेज देती हैं, यानी रिफ्लेक्ट कर देती हैं। वहीं दूसरी तरफ कांच या पानी जैसी पारदर्शी चीजें होती हैं, जो प्रकाश को अपने आर पार जाने का रास्ता दे देती हैं। और बस यही छोटा सा फर्क हमारी दुनिया को इतना रंगीन और विविध बनाता है। तो अब ये तो साफ है कि देखने के लिए प्रकाश का किसी चीज से टकरा कर लौटना यानी परावर्तन बहुत जरूरी है। लेकिन ये परावर्तन ऐसे ही बेतरतीब ढंग से नहीं होता। इसके पीछे विज्ञान के दो बहुत ही सरल लेकिन बेहद मजबूत नियम काम करते हैं। तो चलिए अब प्रकाश के इन्हीं नियमों को जानते हैं। ये दो नियम ही लाइट के बर्ताव की बुनियाद है। पहला नियम, प्रकाश जिस एंगल पर किसी सतह से टकराता है बिल्कुल उसी एंगल पर वापस लौटता है। सोचिए, जैसे कैरम की गोटी बोर्ड के किनारे से टकराकर लौटती है, बिल्कुल वैसा ही। और दूसरा नियम, आने वाली किरण, टकराकर जाने वाली किरण और सतह पर जो 90 डिग्री का काल्पनिक नॉर्मल होता है, ये तीनों हमेशा एक ही प्लेन में, एक ही सीध में होते हैं। ये नियम कभी नहीं बदलते, चाहे कुछ भी हो जाए। अच्छा, तो ये नियम असल जिंदगी में काम कैसे करते हैं? इसका सबसे बढ़िया उदाहरण तो हम सबके घरों में ही मौजूद है। एक साधारण सा प्लेन मिरर यानी समतल दर्पण। चलिए देखते हैं कि ये दो नियम कैसे कांच के एक सीधे सादे टुकड़े को इतना खास बना देते हैं। जब भी किसी समतल शीशे के सामने खड़े होते हैं ना, तो असल में इन नियमों को ही काम करते हुए देख रहे होते हैं। हमारा प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है, कभी उल्टा नहीं होता। वो ठीक हमारे ही साइज का होता है, ना छोटा ना बड़ा। और जितनी दूर हम शीशे से खड़े होते हैं, हमारा प्रतिबिंब भी शीशे के अंदर उतनी ही दूर दिखाई देता है। और हाँ, वो एक अजीब सी बात होती है ना कि हमारा दायां हाथ शीशे में बायां दिखता है। इसी को पार्श्व उल्टापन या लैटरल इन्वर्जन कहते हैं। पर कहानी यहीं खत्म नहीं होती। समतल दर्पण तो बस शुरुआत है। असली मजा तो तब शुरू होता है जब हम इस सीधी सपाट सतह को थोड़ा मोड़ देते हैं। क्या होगा जब परावर्तन के यही नियम एक घुमावदार सतह पर लागू होंगे? चलिए अब घुमावदार दर्पणों की इस दिलचस्प दुनिया में चलते हैं। घुमावदार दर्पण मोटे तौर पर दो तरह के होते हैं। एक होता है अवतल यानी कॉन्केव, जिसकी सतह अंदर की तरफ किसी गुफा की तरह धसी होती है। और दूसरा होता है उत्तल यानी कॉन्वेक्स, जिसकी सतह बाहर की तरफ उभरी हुई होती है। सतह का ये अंदर या बाहर की ओर मुड़ा होना ही ये तय करता है कि प्रतिबिंब कैसा दिखेगा। और यकीन मानिए, इसके नतीजे काफी हैरान करने वाले हो सकते हैं। और इन जादुई शीशों को देखने के लिए किसी साइंस लैब में जाने की जरूरत नहीं है। बस किचन तक जाइए और एक चमकदार चम्मच उठा लीजिए। चम्मच का जो अंदरूनी गहरा हिस्सा है वो एक अवतल दर्पण है, और उसका जो बाहरी उभरा हुआ हिस्सा है वो एक उत्तल दर्पण है ना कमाल? फिजिक्स का इतना शानदार उदाहरण हमारी रसोई में ही छिपा है। अच्छा, अब ये समझने के लिए कि ये घुमावदार शीशे
काम कैसे करते हैं और अलग-अलग तरह के प्रतिबिंब कैसे बनाते हैं, हमें इनकी कुछ खास भाषा सीखनी होगी। कुछ खास शब्द हैं जो हमें इनकी बनावट को बेहतर ढंग से समझने में मदद करते हैं। सबसे पहले है ध्रुव या पोल। ये कुछ नहीं, बस दर्पण की सतह का बिल्कुल बीच का यानी सेंटर पॉइंट होता है। इसे ऐसा समझिए जैसे ये दर्पण के नक्शे पर वो बिंदु है जहां लिखा है आप यहाँ हैं और सारी दूरियां यहीं से नापी जाती हैं। अगला है वक्रता केंद्र या सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब जरा सोचिए कि ये जो शीशा है ये एक बहुत बड़े कांच के खोखले गोले को काटकर बनाया गया है। तो उस पूरे काल्पनिक गोले का जो सेंटर था ना, वही इस शीशे का वक्रता केंद्र कहलाता है। और आखिर में है मुख्य अक्ष या प्रिंसिपल एक्सिस। यह एक सीधी काल्पनिक लाइन है जो पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर को आपस में जोड़ती है। ये समझिए कि ये शीशे की रीढ़ की हड्डी की तरह है, जिसके आधार पर हम प्रकाश के रास्ते को ट्रैक करते हैं। लेकिन रुकिए, कहानी में एक छोटा सा ट्विस्ट है। अभी तक हमने प्रकाश को एक सीधी रेखा या किरण की तरह माना है और ज्यादातर मामलों में ये मॉडल बिल्कुल सही काम करता है। पर विज्ञान हमें बताता है कि ये पूरी सच्चाई नहीं है। बहुत ही सूक्ष्म स्तर पर जब रुकावटें बहुत छोटी हों तो प्रकाश एक सीधी किरण की तरह नहीं बल्कि एक लहर, एक वेव की तरह बर्ताव करने लगता है। ये बात हमें याद दिलाती है कि विज्ञान में हमारे मॉडल हकीकत को समझने के लिए बनाए गए शक्तिशाली साधन हैं, पर वो खुद पूरी हकीकत नहीं होते। तो पहली पहेली ये है, एक मामूली सा दिखने वाला आईना, उसमें आखिर ऐसी क्या ताकत होती है कि वो सूरज की किरणों को एक जगह पर इकट्ठा करके आग लगा दे? है ना कमाल की बात। और फिर इसका ठीक उल्टा सोचिए, वो कौन सा शीशा है जो हमारी गाड़ियों में लगा होता है? छोटा सा होता है लेकिन पीछे का पूरा हाईवे उसमें समा जाता है। इन्हीं दो सवालों के जवाब आज हम ढूंढने वाले हैं। तो इन सारे रहस्यों के पीछे हैं दो खास तरह के शीशे, अवतल और उत्तल दर्पण। अब देखिए, हो सकता है कि ये देखने में एक जैसी लगे, पर इनके काम करने का तरीका जमीन आसमान का फर्क है। अच्छा, तो इनका जो मेन डिफरेंस है ना, वो बड़ा मजेदार है। आप ऐसा समझिए, अवतल दर्पण एक कटोरी जैसा है, अंदर की तरफ धंसा हुआ। जब इस पर लाइट पड़ती है तो ये सारी किरणों को पकड़कर एक पॉइंट पर जमा कर देता है। और उत्तल दर्पण वो ठीक उल्टा है, जैसे किसी गुब्बारे की बाहरी सतह। वो लाइट को हर तरफ फैला देता है, बिखेर देता है। और पता है, जिस पॉइंट पर ये सारी किरणें मिलती हैं या मिलती हुई लगती हैं, बस उसी पॉइंट को कहते हैं फोकस पॉइंट। सच कहूं तो यही एक शब्द इन शीशों के पूरे जादू को समझने की चाबी है। तो ठीक है, बेसिक चीजें तो समझ आ गईं, पर सवाल ये है कि क्या हम पहले से पता लगा सकते हैं कि कोई शीशा कैसी इमेज बनाएगा, छोटी, बड़ी, सीधी या उल्टी? जी हाँ, बिल्कुल। और इसके लिए कुछ बहुत ही सिंपल से नियम हैं। ये जो 3 नियम है ना, ये किसी भी इमेज को बनाने का ब्लूप्रिंट है। मतलब लाइट की किरण चाहे सीधी आए, फोकस से होकर गुजरे या सेंटर से, उसका रास्ता पहले से ही तय है। बस इन्हीं रूल्स को फॉलो करके हम एकदम पक्के तौर पर बता सकते हैं कि इमेज कहाँ बनेगी और कैसी दिखेगी। अब आते हैं अवतल दर्पण के सबसे मजेदार हिस्से पर। ये टेबल सिर्फ डेटा नहीं है, ये कहानी है। देखिए, जब कोई चीज बहुत दूर होती है तो उसकी इमेज फोकस पर एक छोटे से उल्टे डॉट जैसी बनती है। अब जैसे जैसे हम उस चीज को शीशे के पास लाते जाते हैं, इमेज बड़ी होती जाती है, दूर हटती जाती है, पर रहती उल्टी ही है। लेकिन असली जादू तो तब होता है जब वो चीज फोकस से भी आगे शीशे के और करीब आ जाती है। बूम! अचानक से इमेज सीधी हो जाती है, बड़ी हो जाती है और शीशे के पीछे चली जाती है। अरे हाँ, शेविंग मिरर में यही तो होता है। तो मतलब सबसे बड़ी बात क्या निकल कर आई? यही कि एक ही अवतल दर्पण, जी हाँ, एक ही शीशा असली और उल्टी इमेज भी बना सकता है, और वर्चुअल और सीधी इमेज भी। बस ये इस बात पर डिपेंड करता है कि चीज रखी कहाँ है। यही तो इसकी खासियत है। चलिए, अब इस सारी थ्योरी को हमारी अपनी दुनिया में वापस लाते हैं। देखते हैं कि ये शीशे असल में हमारे आसपास कहाँ-कहाँ काम आते हैं। देखिए, अवतल दर्पण का इस्तेमाल वहां होता है जहां हमें लाइट को एक जगह फोकस करके एक पावरफुल बीम बनानी हो, जैसे टॉर्च या गाड़ी की हेडलाइट्स में, या फिर जब हमें किसी चीज को बड़ा करके देखना हो और सीधा भी, जैसे शेविंग मिरर में या डेंटिस्ट के छोटे से शीशे में। और उत्तल दर्पण, इसका सबसे कॉमन यूज तो हम हर रोज देखते हैं, हमारी गाड़ियों के साइड मिरर। पर कभी सोचा है ऐसा क्यों, यही क्यों इस्तेमाल होता है? इसके पीछे 2 बड़े कारण हैं।
पहला, उत्तल दर्पण हमेशा सीधी इमेज बनाता है, चीज चाहे कहीं भी हो। और दूसरा, जो कि सबसे जरूरी है, ये बहुत बड़ा एरिया कवर करता है। मतलब एक छोटे से शीशे में ड्राइवर को पीछे की पूरी सड़क दिख जाती है। कमाल है ना? और उत्तल दर्पण की इस ताकत का एक बहुत ही शानदार उदाहरण है आगरा के किले में। वहां एक जगह पर दीवार में एक छोटा सा शीशा लगा है। वो असल में एक उत्तल दर्पण है। और अगर आप सही एंगल से देखें तो उस नन्हे से शीशे में दूर खड़ा पूरा का पूरा ताजमहल साफ और सीधा दिखाई देता है ना? ऑप्टिक्स का एक बेमिसाल नमूना। अच्छा, अभी तक हमने जो भी बात की वो कॉन्सेप्ट्स की थी, पर साइंस को चाहिए एकदम सटीक कैलकुलेशन। इसके लिए वैज्ञानिकों ने एक यूनिवर्सल सिस्टम बनाया है। तो सवाल ये उठता है कि हम इन आइडियाज से एकदम पक्की कैलकुलेशन तक कैसे पहुंचे? इसका जवाब छिपा है एक बहुत ही आसान से सिस्टम में, जिसे साइन कन्वेंशन कहते हैं। ये बहुत ही सिंपल है। बस शीशे को 0 पॉइंट मान लीजिए। अब शीशे के लेफ्ट में जो भी दूरी नापी जाएगी वो होगी नेगेटिव, और जो भी दूरी राइट में नापी जाएगी वो होगी पॉजिटिव। बस। और ठीक इसी तरह जो मेन लाइन है उसके ऊपर की हाइट हमेशा पॉजिटिव होगी और नीचे की हाइट नेगेटिव। बस इन सिंपल से नियमों को याद रखिए और आप किसी भी शीशे के लिए एकदम सटीक कैलकुलेशन कर सकते हैं। और आखिर में एक छोटा सा लेकिन बहुत ही पावरफुल फॉर्मूला, R=2F। इसका सीधा सा मतलब है कि किसी भी गोलीय शीशे का जो रेडियस होता है वो हमेशा उसकी फोकल लेंथ का डबल होता है। ये छोटा सा फॉर्मूला शीशे के साइज को सीधे सीधे उसकी लाइट फोकस करने की ताकत से जोड़ देता है। तो शुरुआत करते हैं एक ऐसे रहस्य से जो हम सब ने अपनी आंखों से देखा है। बात हो रही है उन ऑप्टिकल इल्यूजन्स की जो लाइट हमारे आसपास रोज बनाती है। ये सवाल तो कभी ना कभी सबके मन में आया होगा। इस बड़े ही आम से दिखने वाले नज़ारे के पीछे ना लाइट का एक बहुत गहरा सिद्धांत छिपा है। ये कोई जादू नहीं है, ये है प्योर फिजिक्स। और ऐसा सिर्फ पेंसिल के साथ नहीं होता। कभी गौर किया है कि बाल्टी के तले में पड़ा सिक्का थोड़ा ऊपर उठा हुआ दिखता है, या फिर किसी मोटे कांच के टुकड़े से देखने पर अक्षर भी उठे हुए लगते हैं। मतलब यहाँ एक पैटर्न तो साफ नजर आ रहा है। तो अब जब हमने ये देख लिया कि होता क्या है, तो अब ये समझते हैं कि ऐसा क्यों होता है। चलिए इन सारे इल्यूजन्स के पीछे की साइंस को समझते हैं। साइंस में इस फिनोमिनन का एक नाम है प्रकाश का अपवर्तन या रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। आसान भाषा में कहें तो जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है, जैसे हवा से पानी में, तो वो बेंड हो जाती है, यानी मुड़ जाती है। यही वो मुड़ना है जो हम देख रहे हैं। अच्छा, तो सवाल ये है कि लाइट मुड़ती क्यों है? इसका जवाब बहुत सीधा और सरल है, क्योंकि लाइट की स्पीड बदल जाती है। जरा इस कंपैरिजन को देखिए। हवा में लाइट काफी तेज चलती है, लेकिन जैसे ही वो पानी में एंटर करती है उसकी रफ्तार कम हो जाती है, और स्पीड में आया यही बदलाव उसे अपना रास्ता बदलने पर मजबूर कर देता है। साइंटिस्ट्स इस प्रॉपर्टी को ऑप्टिकल डेंसिटी कहते हैं। इसे आप ऐसे समझ सकते हैं कि ये किसी मीडियम का लाइट के लिए स्पीड ब्रेकर जैसा है। ऑप्टिकल डेंसिटी जितनी ज्यादा होगी, लाइट उतनी ही धीमी हो जाएगी। और यहाँ एक बहुत मजेदार बात है। देखिए, ऑप्टिकल डेंसिटी हमेशा वैसे नहीं होती जैसा हम सोचते हैं। जैसे केरोसिन यानी मिट्टी का तेल पानी पर तैरता है, इसका मतलब उसकी मास डेंसिटी पानी से कम है ना? लेकिन लाइट के लिए वो असल में पानी से ज्यादा डेंस है, मतलब वो प्रकाश को पानी से भी ज्यादा धीमा कर देता है। तो अब हम ये तो जान गए कि लाइट क्यों मुड़ती है, पर सवाल ये है कि वो कितना मुड़ती है। क्या इसका कोई रूल है? जी हाँ, बिल्कुल है, और यहीं पर आता है स्नेल्स लॉ। रिफ्रैक्शन के 2 पक्के नियम हैं। पहला नियम तो ये पक्का करता है कि सब कुछ एक ही सीध में, एक ही प्लेन में हो, और दूसरा नियम, जो कि असली चीज है, वो हमें बताता है कि लाइट कितना बेंड होगी, और ये बेंडिंग हमेशा एक कांस्टेंट रेशियो को फॉलो करती है। ये है उस दूसरे नियम का मैथमेटिकल फॉर्मूला। ये बेसिकली आने वाले एंगल और मुड़ने वाले एंगल के बीच का एक रिश्ता है। इन दोनों के साइन का रेशियो हमेशा एक कांस्टेंट नंबर होता है। ये लाइट के लिए एक यूनिवर्सल लॉ जैसा है। और उस कांस्टेंट नंबर का एक खास नाम भी है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जिसे हम n से दिखाते हैं। इसे आप एक स्कोर की तरह समझ सकते हैं, जो हमें बताता है कि कोई मटेरियल लाइट को कितना ज्यादा बेंड करेगा। n की वैल्यू जितनी ज्यादा, बेंडिंग भी उतनी ही ज्यादा। चलिए अब इन सारे रूल्स को एक साथ रखकर देखते हैं
कि जब लाइट कांच के एक स्लैब से गुजरती है तो असल में होता क्या है। यहाँ पर लाइट 2 बार मुड़ती है। पहली बार जब लाइट हवा से ज्यादा डेंस कांच में एंटर करती है तो वो नॉर्मल की तरफ झुक जाती है। नॉर्मल मतलब वो इमेजिनरी लाइन जो सरफेस पर 90 डिग्री का एंगल बनाती है। और फिर जब लाइट कांच से वापस कम डेंस हवा में निकलती है तो वो नॉर्मल से दूर हट जाती है। तो आखिर में होता क्या है? होता ये है कि लाइट जिस एंगल पर अंदर गई थी उसी एंगल पर बाहर निकलती है, लेकिन वो थोड़ी सी साइड में शिफ्ट हो जाती है। इसी शिफ्ट को लैटरल डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। अच्छा, तो अभी तक हमने बात की लाइट के मुड़ने यानी रिफ्रैक्शन की, लेकिन तब क्या होता है जब लाइट किसी सतह से टकराकर बाउंस बैक करती है? तो चलिए अब रिफ्रैक्शन से हटकर उसके साथ ही रिफ्लेक्शन यानी परावर्तन पर आते हैं। और जैसे रिफ्रैक्शन के नियम हैं, वैसे ही रिफ्लेक्शन को भी मैथ से एकदम सटीक तरीके से समझाया जा सकता है, खासतौर पर कर्व्ड मिरर्स के मामले में। ये है मिरर फॉर्मूला। ये एक बहुत ही पावरफुल टूल है जिससे हम एकदम एक्यूरेटली कैलकुलेट कर सकते हैं कि किसी ऑब्जेक्ट की इमेज मिरर में कहाँ पर बनेगी। आइए इसे तोड़कर समझते हैं। यहाँ U का मतलब है ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, V का मतलब है इमेज का डिस्टेंस और F है मिरर की फोकल लेंथ। बस इन 3 चीजों से हम पता लगा सकते हैं कि इमेज आखिर दिखेगी कहाँ। लेकिन इमेज कहाँ बनेगी ये तो कहानी का सिर्फ एक हिस्सा है। हमें ये भी तो जानना होता है कि वो कितनी बड़ी होगी, सीधी होगी या उल्टी। और इसके लिए हमारे पास है मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला। और इसे समझना बहुत आसान है। अगर कैलकुलेशन के बाद m की वैल्यू नेगेटिव आती है तो इमेज रियल और इन्वर्टेड यानी उल्टी होगी, और अगर m पॉजिटिव आता है तो इमेज वर्चुअल और इरेक्ट यानी सीधी होगी। बस इतना ही सिंपल है। और पता है, यही वो सवाल है जो हमें लेंस की इस दिलचस्प दुनिया में खींच लाता है। चाहे हमारे चश्मे हो, हमारे फोन का कैमरा हो या फिर दूर अंतरिक्ष में झांकती हुई कोई दूरबीन, इन सब के पीछे बस यही एक सीधा साधा सिद्धांत काम करता है। तो चलिए इस राज से पर्दा उठाते हैं। तो देखिए, प्रकाश की इस कहानी में हमारे पास 2 मेन कैरेक्टर है और मजे की बात यह है कि दोनों का नेचर एक दूसरे से बिल्कुल अलग है। आइए एक एक करके दोनों को जानते हैं। ठीक है, तो इससे समझते हैं। एक तरफ है हमारा उत्तल लेंस। इसे हम गैदरर या संग्राहक भी कह सकते हैं, क्योंकि यह सारी प्रकाश की किरणों को खींचकर एक पॉइंट पर इकट्ठा कर देता है। और दूसरी तरफ है अवतल लेंस, जो बिल्कुल उल्टा है, एक स्कैटरर या बिखेरने वाला। ये प्रकाश की किरणों को बाहर की तरफ फैला देता है। बस यही इनका सबसे बड़ा और बेसिक फर्क है। अच्छा, अब हर लेंस के बिल्कुल सेंटर में ना एक बहुत ही खास पॉइंट होता है, जिसे हम कहते हैं प्रकाशीय केंद्र। इसकी सुपर पावर ये है कि कोई भी लाइट की किरण जो यहां से गुजरती है वो एकदम सीधी निकल जाती है, जरा सा भी नहीं मुड़ती। इमेज कैसे बनती है ये समझने के लिए ये पॉइंट बहुत जरूरी है, तो इसे ध्यान में रखिए। तो अब असली जादू शुरू होता है। जब भी कोई चीज लेंस के सामने रखी जाती है तो उसकी एक इमेज बनती है, पर वो इमेज बनेगी कैसे, कहां बनेगी और दिखेगी कैसी? चलिए इस पूरे सफर को स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। आप देखिए, उत्तल लेंस के साथ जो होता है ना, वो किसी फिल्म की कहानी से कम नहीं है। सोचिए, कोई चीज बहुत बहुत दूर है तो उसकी इमेज फोकस पर एक छोटे से बिंदु जैसी और असली बनती है। फिर जैसे जैसे हम उस चीज को लेंस के पास लाते जाते हैं, उसकी इमेज दूर भागती जाती है और बड़ी होती जाती है। और एक पॉइंट आता है 2f1, जहां पर चीज और उसकी इमेज का साइज बिल्कुल बराबर हो जाता है। और फिर जब हम चीज को फोकस के भी अंदर ले आते हैं तो अचानक सब कुछ बदल जाता है। इमेज बन जाती है आभासी, मतलब उसे पर्दे पर नहीं देख सकते, वो बस हमें लेंस के अंदर ही बड़ी होकर दिखाई देती है। बिल्कुल वैसे ही जैसे एक मैग्नीफाइंग ग्लास काम करता है ना कमाल? जहां एक तरफ उत्तल लेंस इतना ड्रामा करता है, वहीं अवतल लेंस एकदम सिंपल और प्रिडिक्टेबल है। आप वस्तु को कहीं भी रख दो, अवतल लेंस हमेशा, जी हां हमेशा, एक ही तरह की इमेज बनाएगा, आभासी, सीधी और चीज से छोटी। कोई सरप्राइज नहीं, कोई बदलाव नहीं, एकदम सीधा साधा। अब तक हमने जो कुछ भी देखा वो सिर्फ देखने सुनने की बात नहीं है, हम इसे मैथ्स की मदद से बिल्कुल सटीक तरह से बता सकते हैं। और इन फॉर्मूलों को मुश्किल गणित की तरह मत देखिए, इन्हें प्रकाश की भाषा या उसका कोड समझिए, जो हमें यह पावर देता है कि हम पहले से ही बता सकें कि प्रकाश क्या करने वाला है। तो हमारे पास ना 3 कमाल के टूल्स हैं। पहला, लेंस सूत्र। यह हमें बताता है कि इमेज एग्जैक्टली कहां बनेगी।
दूसरा है आवर्धन, जो हमें इमेज के साइज और उसके उल्टे या सीधे होने के बारे में बताता है। और तीसरा है शक्ति, जो लेंस की असली ताकत को मापता है। बस ये 3 चीजें मिलकर हमें लेंस के बारे में सब कुछ बता देती। तो सवाल उठता है कि लेंस की शक्ति को मापते कैसे हैं? इसके लिए एक यूनिट है जिसे हम डायोप्टर कहते हैं। आप इसे लेंस की पावर का ऑफिशियल स्कोर मान सकते हैं। जो चश्मे का नंबर होता है ना, वो भी डायोप्टर में ही होता है। जितना ज्यादा डायोप्टर, उतना ही पावरफुल लेंस। और सबसे बढ़िया बात क्या है, हम सिर्फ पावर के साइन को देखकर ही बता सकते हैं कि लेंस कौन सा है। अगर पावर पॉजिटिव है यानी प्लस में है तो वो उत्तल लेंस है, और अगर पावर नेगेटिव है मतलब माइनस में है तो वो पक्का एक अवतल लेंस ही होगा। कितना आसान है। चलिए, अब तक के इस पूरे सफर में हमने जो भी सीखा है उसे फटाफट से एक साथ समेट लेते हैं, ताकि जो मेन पॉइंट्स हैं वो एकदम क्लियर हो जाएं। तो संक्षेप में कहानी ये है कि प्रकाश सीधी लाइन में चलता है जब तक कि उसके रास्ते में कोई लेंस ना आ जाए जो उसे मोड़ देता है। लेंस असली और नकली दोनों तरह की इमेज बना सकते हैं, और हाँ, हिसाब किताब करते समय सही साइन का इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी है। और लेंस की पावर हमें उसकी ताकत के बारे में बताती है। ये सारी जानकारी हमें एक बहुत बड़े सवाल के सामने लाके खड़ा कर देती है। अब जब हम प्रकाश को कंट्रोल करने का एक कोड जान गए हैं, तो सोचिए भविष्य में हम क्या-क्या कर सकते हैं। मेडिकल इमेजिंग से लेकर एस्ट्रोनॉमी तक कौन-कौन सी अविश्वसनीय टेक्नोलॉजी बनाई जा सकती हैं। क्या पता अगली बड़ी खोज की चिंगारी यहीं से जले। और इससे पहले कि हम इस चर्चा को समाप्त करें, हम ई-पाठशाला के क्रिएटर्स को धन्यवाद देना चाहेंगे, जिनके बेहतरीन काम की वजह से ये सब मुमकिन हो पाया। उनकी तरफ से एक छोटा सा अनुरोध है। अगर ये चैप्टर एक्सप्लेनेशन आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और ई-पाठशाला यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट्स सिर्फ आपके लिए ही नहीं, उन सभी स्टूडेंट्स के लिए बहुत मददगार हैं जो एनसीईआरटी को गहराई से समझना चाहते हैं। और आखिर में इस एक शक्तिशाली बात को हमेशा याद रखिएगा, आपकी एक शेयर किसी और छात्र की पढ़ाई आसान बना सकती है। ज्ञान बांटने से ही बढ़ता है। धन्यवाद।